तो नमस्कार। आज हम टीजीटी आर्ट के लिए क्लास पढ़ाएंगे और हम इसके लिए सबसे पहले हम आदिम कला से प्रारंभ करते हैं कि जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे हम उन टॉपिकों को पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको धीरे धीरे भी पढ़ाया जाएगा। टीजीटी का एग्ज़ाम होने से पहले पूरा क्लास ज़रूर ख़त्म किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर आप सभी मित्रों द्वारा कला की ये वीडियो पसंद की जाती है तो इस तरह के वीडियो टीजीटी आर्ट के लिए हमेशा आती रहेगी और आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं आदिम कला। क्या है? आदिम कला, जिसका समय क्या है 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक। और अगर हम यहाँ पर देखिए एक शब्द है प्राक-ऐतिहासिक। प्राक-ऐतिहासिक जो है वो इतिहास के काल के पूर्व का समय होता है, जब मानव के पास कोई प्रमाण नहीं थे, इसके पास लिखित साक्ष्य नहीं थे, उसे प्राक-ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्राक-ऐतिहासिक इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डैनियल विल्सन ने 1851 में। प्राक-ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डैनियल विल्सन ने। समय क्या था? 1851। और उनकी एक पुस्तक थी, वो पुस्तक का नाम था द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इस पुस्तक का क्या नाम था? द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरी एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड, जिसको डैनियल विल्सन ने 1851 में लिखा। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम इसने प्राक ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। और ये जो पुस्तक है इसे 19वीं शताब्दी आते आते एक विषय के रूप में भी शामिल कर लिया गया। अब इसके बाद देखते हैं कि एक मिनट, अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रागैतिहासिक शब्द का अभिप्राय। प्रागैतिहासिक शब्द से ही जैसे हमें मालूम पड़ता है कि जब मानव प्रगति की तरफ बढ़ रहा था, जब मानव सभ्यता की तरफ बढ़ रहा था, जब मानव सभ्य होने के दौर को चल रहा था, तो उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रगति की तरफ जब मानव चलता है, इस काल में जब मानव था तो वो जो चित्र बनाता था वो अनगढ़े ही चित्र थे। इनकी कोई आकृति नहीं थी। इनके चित्रों में केवल जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, एक तरह से केवल दर्शा देना ही इन चित्रों का माध्यम था, जो प्रागैतिहासिक वाले चित्र थे। उसके बाद का जो समय होता है वो आद्य ऐतिहासिक काल का समय होता है। आद्य जिसका समय है 2600 से 600 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व, यानी 2600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है। इस काल की परिभाषा ये होती कि इस काल में जो साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनके, तो हमने देखा प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जब ना तो उनका कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त हुआ है और ना तो उन्हें पढ़ा जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, जिनके प्रमाण प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्हें पढ़ने में संशय है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और उसके बाद का जो समय है वो ऐतिहासिक काल है, इसके प्रमाण भी प्राप्त होते हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, ये आद्य ऐतिहासिक काल होता है। अब आदिकाल की चित्रकला, क्या हमको देखना है? आदिकाल की चित्रकला। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है, आदिकाल जो है, 3 कालों में अध्ययन इसका किया जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल और पूर्व बौद्धिक काल। लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है ना, उनका संबंध जो है वो पत्थरों से, पाषाण से रहा। जैसे जो प्रगति की तरफ जब मानव बढ़ रहा था, जब वो सभ्यता को सीख रहा था, तो उस दौरान वो पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा करता था, चाहे हथियार बनाने का हुआ, चाहे उन पर चित्र बनाया जाता था, चाहे उनमें पत्थरों की गुफाओं में रहने के लिए, यानी पाषाण का उनके जीवन से विशेष संबंध था। इसलिए हमें पाषाण काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसको कुछ ऐसे पुरातत्वविद हुए, तो सर्वप्रथम पाषाण काल को क्रिश्चियन पुरातत्वविद ने 1820 ईस्वी में काल का विभाजन 3 युगों में किया। जो जार्गेसन थॉमसन थे, ये क्रिश्चियन पुरातत्वविद थे। इन्होंने किसमें? 1820 में पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया, जिसका नाम है पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल।
ठीक है। इसके बाद एक पुरातत्वविद आते हैं जो 1863 से 65 में ल्यूनेक महोदय। इन्होंने पाषाण काल को दो कालों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन इसके बाद भी विद्वानों में मतभेद रहा। इन मतभेदों के कारण ही पाषाण काल को तीन कालों में विभाजित कर दिया गया। वो तीनों काल जो थे उनको आप देखिए, विद्वानों ने मतभेदों के कारण पाषाण काल को तीन कालों में विभाजित किया। पूरा पाषाण काल, जिसका समय है 30,000 से 25,000 BC, 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद का जो समय है वो मध्य पाषाण काल, 25,000 से 10,000 BC। उसके बाद नव पाषाण काल, 10,000 या 9,000 से 4,000 या 3,000 BC तक। ये जो काल समय होता है, ये इसके पहले वाले TGT के पेपर में भी पूछा गया था, ये मध्य पाषाण काल का समय। तो इस काल खंडों का जो समय है इनको आपको याद रखना है। मान्य मत कितना है, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीन कालों में। तो ये विद्वानों के मतभेद के कारण विभाजित किया गया। अब इसके बाद देख लेते हैं हम। अब प्रारंभ होता है पूरा पाषाण काल। क्या प्रारंभ होता है? पूरा पाषाण काल, जिसका समय हमने आपको बताया है कितना है, 30,000 BC से 25,000 BC के बीच। इसके ज़्यादातर प्रमाण तो पूरे भारत में नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके जो भी प्रमाण प्राप्त होते हैं वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत को सबसे प्राचीन स्थान भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत के कहाँ पर? तमिलनाडु में चेन्नई के समीप स्थित कुडापा अंगोला नामक स्थान है। और यहाँ पर चिंगलपुत तक ज़्यादातर प्रमाण मानव के रहने के, मानव के सभ्यता के बसने का प्रमाण ज़्यादातर दक्षिण भारत के इन्हीं स्थानों पर प्राप्त होता है, कुडापा अंगोला और चिंगलपुत तक। और इनका जो पूरा पाषाण काल था उसमें जो इनका व्यवसाय क्या था, उनके आजीविका का स्रोत क्या था, तो उस समय वो आखेट करते थे और आखेट करके उसी का भोजन के रूप में प्रयोग करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। निवास स्थान इनका कहाँ होता था? तो जो पूरा पाषाण काल है इनमें निवास स्थान इनका गुफाएं या कंदराएं होती थी। और हथियार के रूप में ये लकड़ी, पत्थर या हड्डी के औजारों को ज़्यादा प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें भी पत्थर के औजारों का प्रयोग ये ज़्यादा करते थे। ठीक है, इसमें भी किसका औजारों का प्रयोग ज़्यादा करते थे? पत्थर का। और इस समय एक क्वार्टिजाइट नामक विशेष पत्थर का प्रयोग करते थे। इस समय के जो मानव थे वो शिकार के लिए क्वार्टिजाइट नामक पत्थर का प्रयोग करते थे, इसीलिए इन मानव को क्वार्टिजाइट मानव भी कहा जाता था। पूरा पाषाण काल की प्रथम कलाकृति क्लीवर, एक कलाकृति क्लीवर, जिसकी खोज तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर 1863 में मेजर रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मेजर रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 में इसकी खोज की गई। अब प्रथम कलाकृति कौन सी थी? क्लीवर थी। एवं अन्य स्थानों पर भी इस समय के पूरा पाषाण काल के कलाकृतियों की खोज हुई, जैसे महाराष्ट्र के जलगांव में पाटने नामक स्थान पर, कहाँ पर? पाटने नामक स्थान पर भी खोज हुई। और यहाँ पर किस चीज़ की खोज हुई? शुतुरमुर्ग के अंडे पर कलाकृति बनी थी, आड़ी तिरछी आकृति बनी थी। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खोजी गई भी खोपड़ी खोजी गई, खोपड़ी का साक्ष्य मिला। यूपी के बेलन घाटी, जो इलाहाबाद के मेजा तहसील के पास स्थित है, जो बेलन घाटी है वो इलाहाबाद की कहाँ स्थित है? मेजा तहसील के पास। के यहाँ पर लोहरदा नाला एक स्थान है, नामक गांव है, यहाँ से हड्डी से बनी नारी की आकृति प्राप्त हुई। और इस नारी की आकृति को क्या कहा जाता है? हारपून कहा जाता था। ठीक है, इस नारी की आकृति को क्या कहा जाता था? हारपून।
रंग अगर हम देखें तो इस काल में जो रंग था, रंग का प्रयोग कैसा होता था? ये लोग रंग का भी तो प्रयोग करते थे। तो रंग जो था वो गेरू या सफ़ेद रंग का प्रयोग करते थे, सफ़ेद रंग का प्रयोग करते थे। और जो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कला का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत किया गया। किसके? पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत, पुरातत्व विज्ञान के। अब देखिए जो पुरातत्व विभाग थे, इसकी अंतर्गत जो है इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में। और इसे सर्वप्रथम सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर्वप्रथम सर्वेक्षक नियुक्त किए जाने के कारण ही इन्हें भारत में पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता था, जनक भी कहा जाता था। और 1871 में इसी पुरातत्व विभाग को क्या कर दिया गया? सरकारी विभाग बनाया गया, सरकारी विभाग। और 1902 में कर्जन के समय में इसे केंद्रीकृत कर दिया गया। कैसा कर दिया गया? केंद्रीकृत कर दिया गया। और सरजान मार्शल को भारत का प्रथम पुरातत्व महानिदेशक नियुक्त किया गया। मुख्यालय इसका कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। जब इसे 1902 में कर्जन के समय में केंद्रीकृत कर दिया गया, उसके बाद जो इसका सरजान मार्शल को भारत में प्रथम पुरातत्व महानिदेशक नियुक्त किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली बना दिया गया। और इसकी एक शाखा भी बनाई गई। जो शाखा कहाँ बनाई गई? महाराष्ट्र के नागपुर जनपद में। कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर जनपद में। और पुरातत्व विभाग किसके अंतर्गत आता है? ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। किसको पुरातत्व विभाग का जनक क्या कहा जाता है? भारत में कनिंघम को। अब प्रारंभ होता है मध्य पाषाण काल, जिसका समय है 25,000 BC से 10,000 BC के बीच है। इसमें जो निवास स्थान था, इसमें भी गुफाओं एवं कंदराओं में ही मानव निवास करता था। इसमें जो व्यवसाय हुआ, इसमें व्यवसाय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। इसमें भी मानव शिकार एवं खाद्य संग्रह का ही इसका कार्य था। लेकिन इसके साथ ही साथ मध्य पाषाण काल के मानव ने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। और इस पशुपालन में सर्वप्रथम इसने कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद बकरी को बनाया। इसमें जो हथियार होते थे, हथियार के रूप में इन्होंने धनुष बाण का भी प्रयोग किया और डोंगी नाव का भी प्रयोग करने लगा। किसका प्रयोग करने लगा? डोंगी नाव का भी प्रयोग। और हथियारों को ज्यामितीय आकार देना प्रारंभ कर दिया। यानी हथियार जो होते थे इसमें सुडौलता आने लगी धीरे धीरे। यूपी के प्रतापगढ़ के समीप सराय नाहर से पशुओं की अश्मीभूत अस्थियां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? अश्मीभूत अस्थियां। और इस प्रकार के इस काल में जो मानव था वो हथियार में इनके सुडौलता आने लगी और ज्यामितीय आकार देना प्रारंभ कर दिया था। यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नाहर से पशुओं की अश्मीभूत अस्थियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? अश्मीभूत अस्थियां। और इस प्रकार के साक्ष्य जो थे वो महाराष्ट्र से भी प्राप्त होना प्रारंभ हो गए। कहाँ से? महाराष्ट्र के। महदहा नामक खोज के हड्डी के बाढ़ व नारी मिली। जो 5 ये जो प्रतापगढ़ के स्थान है, प्रतापगढ़ में एक स्थान है महदहा, महदहा नामक स्थान से हड्डी की बाण या नारी आकृति भी मिली, जो लगभग 12 मृग सिंगों के छल्लों को पहने हुई है। एमपी के भीमबेटका से भारी मात्रा में चित्र मिले। एमपी के भीमबेटका से भारी मात्रा में कलाकृतियाँ मिली। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य जो था वो आदमगढ़, होशंगाबाद तथा भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। कहाँ से? आदमगढ़, होशंगाबाद, कहाँ है? मध्य प्रदेश से। यहाँ पर पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। और उसके बाद पशुपालन के कुछ साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ? भीलवाड़ा, राजस्थान से प्राप्त होते हैं। नव पाषाण काल, जिसका समय होता है 10,000 से कहाँ तक होता है? 10,000 से 4,000 BC तक। 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो काल होता है नव पाषाण काल होता है। इस काल का जो मानव था वो विकास को प्राप्त कर चुका था और संपूर्ण भारत में, जैसे जो पूरा पाषाण काल का मानव था वो दक्षिण भारत में सीमित था, लेकिन ये संपूर्ण भारत में फैल चुका था। और इसकी गतिविधियों का प्रधान केंद्र क्या था? कर्नाटक का बेल्लारी और बंगलौर का वैष्णवगुड़ी
यह स्थान थे। और आलचुन महोदय ने सन 1955 में श्री एवं और 1955 में कब 1955 में श्री एवं श्रीमती आलचिन दंपति ने आलचिन महोदय ने जीसमुख पर्वत पर अन्वेषण करके, कहाँ पर, जीसमुख पर्वत पर, जीसमुख पर्वत पर अन्वेषण करके इस बात की ऐतिहासिकता को या इस बात के प्रमाण को सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर मानव रहने लगे थे। और इस काल का जो मानव था ना, वो पशुपालन तो करता ही था, इसने कृषि भी अपनाई। क्या अपनाया? कृषि भी अपनाई। नवपाषाण काल का जो मानव था, इसने कृषि कार्य को भी अपना लिया और कृषि अपनाने से इनके रहन सहन में अमूल चूल परिवर्तन आया। और इसके बाद जब ये रहने लगे, इनके पास खाद्य संग्रह हो गया, कृषि कार्य करने लगे, तो कृषि के लिए इनमें अस्थायित्व आ गया। इस काल के यानी नवपाषाण काल के मानव ने पहली बार अस्थायित्व का अनुभव किया। मानव ने पहली बार अस्थायित्व का अनुभव किया। और इस समय ये परिवार का निर्माण किया और परिवार के साथ एक घर में इन्होंने कृषि कार्य के लिए एक स्थान चुना और बस्तियां बनाकर रहने लगे। बस्तियां बनाकर भी इसी में रहने लगे और अपने अन्न को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने मृद भांडों का प्रयोग किया। क्या किया? मृद भांडों का निर्माण भी किस काल के मानव ने किया? नवपाषाण के मानव ने किया। अब प्रारंभ होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिसका समय क्या है? इसका समय है 10,000 BC से 4,000 या 3,000 BC तक। और ये मानव जो था वो संपूर्ण भारत में फैल गया था। और यहाँ पर जो थी इसकी गतिविधियों का प्रधान केंद्र जो था वो कर्नाटक के बेल्लारी एवं बसवनगुडी जो बंगलौर में स्थित है, ये इसकी गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। और 1955 में श्री एवं श्रीमती आलचिन दंपति ने जीसमुख पर्वत पर खोज करके इस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध कर दिया। ठीक है। और कृषि को अपनाया। इस काल की जो मुख्य विशेषता थी वो ये भी थी कि नवपाषाण काल का जो मानव था उसने कृषि कार्य को भी अपनाया। और नवपाषाण काल के मानव ने पहली बार अस्थायित्व को प्राप्त किया। जब ये कृषि कार्य करने लगा तो ये पहली बार अस्थायित्व, एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया। और एक स्थान पर जब रहने लगा तो इसे अपने अनाज संग्रह करने के लिए मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे, घड़े भी बनाने लगे, यानी मृद भांडों का निर्माण भी किया। और जब इन्होंने मृद भांडों का निर्माण कर लिया तो इन मृद भांडों पर कुछ चित्रकारी भी करने लगे। ठीक है। तो इनके मृद भांडों पर जो चित्रकारी करते थे वो लाल रंग के जो मृद भांड बनाते थे उस पर कलर करते थे और काले रंग से उस पर चित्रकारी करते थे। ठीक है। और उसके बाद देखिए चित्रकला को नियमित रूप से अपनाया किसने? नवपाषाण काल के मानव ने। और इसका जो साक्ष्य होता है वो बेलारी के वायनाड एडिकल एवं होशंगाबाद आदि क्षेत्र है। नर्मदा नदी घाटी में पत्थर का एक गोल यंत्र या हथियार और दरियाई घोड़े और पशुओं की अश्मीभूत हड्डियां प्राप्त हुई हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम संत कबीर नगर के लाहुरा देव के से प्राप्त हुआ है, जो 8,000 से 9,000 BC के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं पर बलूचिस्तान का एक स्थान है मेहरगढ़। बलूचिस्तान का मेहरगढ़
जहाँ से 7000 BC पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद कृषि के कुछ और साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए उनको लिख लेते हैं। जौ। नंबर पहला क्या है? जौ। जौ जो 8000 BC भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य मिला। कहाँ? भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य मिला। और गेहूं जो था वो लगभग 8000 BC में लगभग पश्चिमी एशिया में प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही अगर हम चावल की बात करें तो चीन के यांगत्जे नदी घाटी में 7000 BC में प्राचीन में चावल भी प्राप्त हो गया था। मक्का भी दक्षिण अमेरिका का ही फसल है, अमेरिका से आया हुआ फसल माना जाता है मक्का को। ये 6000 BC में सर्वप्रथम इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर हम बाजरा को देखें तो इसका साक्ष्य लगभग 5500 BC में लगभग चीन से प्राप्त हुआ। क्या था? बाजरा। ये कहाँ प्राप्त हुआ? चीन में। राई दक्षिण पूर्वी एशिया से 5000 BC के आसपास इसकी खोज हुई। इस प्रकार से हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल एवं इस काल में खोजे गए प्रमुख सामग्रियों का अध्ययन किया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लगातार आगे TGT तक की वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।